भाई महंगाई इतनी हो गई है कि खर्चे पूरे करना एक मिडिल क्लास सिटीजन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अजी मिडिल क्लास तो छोड़िए जनाब, इस महंगाई भरे जमाने में हाई प्रोफाइल लोग भी खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं। आफ्टर ऑल किसी भी खरीदारी में मोलभाव करना हमारा अधिकार है और इसी महंगे और सस्ते जमाने को तय करता है बजट। वही बजट जिसे आप अपने घर के लिए हर साल तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही हर साल सरकार तय करती है देश का बजट। पर यह बजट इतना जरूरी क्यों है, कौन इसे बनाता है और क्यों इसके आने से पहले ही लोगों के दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बजट इतना जरूरी क्यों होता है। आसान भाषा में समझें तो आम बजट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप अपने घरेलू खर्चों को हर साल तैयार करते हैं, यानी बच्चों की पढ़ाई, EMI, शॉपिंग और दवाइयों का खर्च। मतलब इन सभी चीजों पर कितना खर्च होने वाला है ये आप तय करते हैं, आपकी कमाई कम या ज्यादा के हिसाब से, और जरूरत पड़ने पर हम प्लान करते हैं लोन या इन्वेस्टमेंट। बस आम बजट कुछ वैसा ही है, लेकिन जरा बड़े लेवल पर। और अगर 2-4 पन्ने भारतीय संविधान के पलट कर देखे जाए तो इसमें मौजूद आर्टिकल 112 कहता है कि केंद्र सरकार के किसी एक साल का वित्तीय ब्यौरा संघीय या आम बजट कहलाता है और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इसे हर साल पेश करे, क्योंकि ये बजट बताता है कि सरकार को साल भर में टोटल सोर्सेज से कितना राजस्व मिला है और उसमें कितना अमाउंट खर्च किया जा चुका है। इतना ही नहीं, ये बजट ये भी बताता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर सरकार की क्या योजनाएं हो सकती है, यानी सरकार किस प्लानिंग के साथ किस स्कीम पर कितना खर्च करेगी और किस तरह से उसका राजस्व बढ़ेगा या घटेगा, बजट ये भी बताता है। एकाएक ही देखा जाए तो कुल मिलाकर देश की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, ये बजट इसका भी मोटा मोटी अंदाजा दे देता है कि सरकार अपने राजस्व के हिसाब से कितना खर्च बढ़ा सकती है। अभी तक हमने जाना कि बजट क्यों जरूरी होता है और अब हम जानेंगे कि इसे तैयार कौन करता है, मतलब बजट बनाने की शुरुआत कैसे होती है। तो भाई देश के बजट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉमिनल GDP का, यानी ये बजट का सबसे अहम हिस्सा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉमिनल GDP क्या भला है, तो चलिए ये भी बताते हैं। असल में जब एक साल में प्रोड्यूस्ड गुड्स यानी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस का कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू या करंट प्राइस पर किया जाता है तो जो GDP का वैल्यू निकल कर आता है उसे नॉमिनल GDP कहा जाता है। और नॉमिनल GDP में देश की GDP ज्यादा होती है क्योंकि इसमें महंगाई की वैल्यू ऐड हो जाती है। आप इसे ऐसे समझिए कि 2021 और 2022 में मौजूदा कीमतों पर नॉमिनल GDP का अनुमान 232 करोड़ 15 लाख रुपए था और इस दौरान नॉमिनल GDP 17.6% ज्यादा थी। और अगर बात नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडिट की जाए तो इसमें भी 210 करोड़ 37 लाख रुपए दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 और 2021 में ये आंकड़ा 179 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास था, जिसमें 17.4% की ग्रोथ देखी गई थी। इन शॉर्ट, नॉमिनल GDP देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा मार्केट वैल्यू होती है और इसी के बेस पर राजकोषीय घाटे से लेकर सरकार की आमदनी और खर्च तक की बात पता चलती है। और अगर बात यूनियन बजट प्रोसेस की जाए तो इसकी शुरुआत तकरीबन 6 महीने पहले से हो जाती है और इसके लिए सरकार अलग अलग प्रशासनिक विभागों से फिगर्स यानी आंकड़े मांगती है ताकि ये पता कर सके कि किस विभाग को कितने फंड की जरूरत है। और इस प्रोसेस से सरकार को यह भी पता चलता है कि आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं पर कितना खर्च करना है और फिर इसी हिसाब से बांटा जाता है अलग अलग मंत्रालयों के लिए फंड। चलिए, आपने ये भी जान लिया, तो अब आप ये भी जानिए कि बजट बनाने में कितने लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। अब आप कहेंगे कि ये काम तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ यहाँ वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसके लिए वो तब तक फाइनेंस मिनिस्टर के साथ टच में रहते हैं जब तक बजट पेश नहीं हो जाता। दरअसल वित्त मंत्रालय या फिर वित्त मंत्री के घर पर बजट बनाने वाली टीम को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री और नीति आयोग के लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। असल में बजट टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो ये बताते हैं कि सरकार को किस सेक्टर पर कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ तक कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करने से पहले तमाम उद्योग प्रतिनिधियों और संगठन के लोगों से भी सलाह मशवरा करते हैं और उसी हिसाब से नीतियां तैयार करने की कोशिश की जाती है। और बजट पेश करने से पहले यही दिया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का अंतिम रूप। अब जब इतना कुछ जान ही लिया है तो ये भी जानिए कि बजट में किस तरह की जानकारियां दी जाती है। तो भैया सरकार अपने बजट में राजस्व और खर्च की पूरी जानकारी देती है, यानी जनता के कल्याण के लिए कितना फंड दिया जा रहा है, साथ ही आयात पर कितनी रकम खर्च हो रही है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी पर कितना खर्च हो रहा है, इसका हिसाब किताब भी बताया जाता है। सेना को फंडिंग का तरीका क्या है, और तो और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने जो भी कर्ज लिया है उसके ब्याज में कितना पैसा जा रहा है, इसका भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है।
वहीं बात अगर राजस्व की जाए तो इसमें सरकार टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से मिली रकम की जानकारी भी देती है। सरकार टैक्स लगाने के अलावा सरकारी कंपनियों से कमाई करती है और सरकार एक बॉन्ड जारी करती है जिससे वो राजस्व जुटाती है। और डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकारी कंपनियों या संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचना भी सरकार की आमदनी का एक जरिया होता है, जिसके बारे में शायद आपने कभी पढ़ा होगा। और अगर सरकार का खर्च उसके राजस्व से ज्यादा होता है तो वो कहलाता है बजट घाटा। और क्योंकि अब घाटा हुआ है तो रिकवरी तो करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करती है, जिसमें टैक्स या ड्यूटीज बढ़ाने जैसी चीजें आती हैं। और अगर सरकार के मुताबिक कुछ ऐसे खर्च जो जरूरी नहीं होते, उन खर्चों में कटौती की जाती है। इसके अलावा बजट को कंट्रोल करने के लिए सरकार कई बार ज्यादा क्वांटिटी में नोट छापने का भी फैसला लेती है और यही सरकार का वो कदम होता है जिससे महंगाई तूल पकड़ती है। तो ये तो हुई बात बजट की मोटा मोटी जानकारियों की, उस रस्म की जिसकी चर्चा हर साल बजट पेश करने से पहले जरूर होती है। तो होता कुछ यूं है कि बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले उसकी छपाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान निभाई जाती है हलवा सेरेमनी की रस्म, जिसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में हलवा तैयार किया जाता है, जिसके स्वाद का लुत्फ उठाते हैं बजट टीम में शामिल ऑफिसर्स और सहायक कर्मचारी। और इस काम को अंजाम खुद वित्त मंत्री देते हैं। आप इसे उस प्राचीन भारतीय परंपरा का हिस्सा समझ सकते हैं जिसमें कोई भी शुभ काम करने से पहले मीठा खाया जाता है। और इसी के साथ शुरू होता है लॉक इन पीरियड। इसका मतलब है कि बजट की प्राइवेसी को बनाए रखना, जिसके लिए उन सभी कर्मचारियों को तब तक अंदर रखा जाता है जब तक कि बजट पेश नहीं हो जाता, यानी जब तक वित्त मंत्री अपना बजट भाषण खत्म ना कर ले। और इस सिचुएशन में सभी कर्मचारियों को उनके परिवार वालों से भी कांटेक्ट नहीं करने दिया जाता, यहाँ तक कि उनके फोन्स भी जब्त कर लिए जाते हैं। हालांकि पहले ये प्रोसेस काफी लंबा होता था, लेकिन 2021 से बजट का तरीका डिजिटल हो गया तो लॉक इन पीरियड भी कम हो गया। इससे पहले के 40 साल यानी साल 1980 से 2020 तक बजट दस्तावेज एक खास प्रिंटिंग प्रेस में छपने जाते थे, जो नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में थी। इसका मकसद भी बजट को गोपनीय रखना था। हालांकि 2021 से बजट पूरी तरह से डिजिटली पेश किया जाने लगा, जिस वजह से लॉक इन पीरियड भी कम हो गया। अब काफी कम डॉक्यूमेंट यहाँ प्रिंट किए जाते हैं, बाकी सारा काम डिजिटली तरीके से किया जाता है। चलिए अब थोड़ा बहुत बातचीत बजट पेश करने की टाइमिंग पर भी कर लेते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि बजट को सुबह 11 बजे ही पेश किया जाता है। पर क्यों? इसके पीछे भी एक राज है। देखिए, आमतौर पर ब्रिटिश टाइम के मुताबिक बजट को शाम 5 बजे पेश किया जाता था। वजह थी भारतीय टाइम का विदेशी टाइम से 4 घंटे 30 मिनट आगे चलना, और इसीलिए भारत में शाम 5 बजे बजट पेश किया जाने लगा। और 1947 में भारत को आजादी मिल गई, लेकिन यह प्रथा ज्यों की त्यों रह गई। लेकिन अब साल था 1999 का और वित्त मंत्री के रूप में थे यशवंत सिंह। इन्होंने सुबह 11 बजे बजट पेश कर दिया और सालों से चली आ रही परंपरा को धराशायी कर दिया। तारीख थी 27 फरवरी और साल 1999। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। यशवंत सिन्हा ने तर्क दे दिया कि सुबह के वक्त बजट पेश करने से संसदीय बहस और बजट प्रस्तावों के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, और बस तब से ही सभी केंद्रीय बजट सुबह 11 बजे पेश किए जाते हैं। और क्या आपको पता है कि बजट कितने टाइप के होते हैं? नहीं ना? तो चलिए ये भी बताते हैं। तो बजट 3 तरह के होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड बजट, दूसरा सरप्लस बजट और तीसरा डेफिशिएट बजट। अब इसमें बैलेंस बजट में इकोनॉमिस्ट सरकार से इसी तरह के बजट की उम्मीद करते हैं। मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर सरकार की इनकम और खर्च के आंकड़े इक्वल हो, तो इसी को कहा जाता है बैलेंस्ड बजट। और यह बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देता। इसमें कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे बेरोजगारी, इकोनॉमिक क्राइसिस, और यही वो बजट होता है जो डेवलप कंट्रीज की आर्थिक ग्रोथ पर असर खड़ा करता है। और अगर बात करें सरप्लस बजट की, तो इसमें सरकार की इनकम ज्यादा होती है और देश आर्थिक रूप से ठीक होता है। सरल शब्दों में समझें तो किसी फाइनेंशियल ईयर में सरकार जितनी रकम खर्च करेगी, टैक्स और दूसरे सोर्सेज से उतनी कमाई ज्यादा होगी। यानी यही वो बजट भी होता है जिसमें सरकार जन कल्याण के लिए काम कर पाती है। आमतौर पर इस तरह का बजट महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। और अब बात डेफिशिएट बजट की, तो ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि जब सरकार का एस्टिमेटेड खर्च यानी उसकी कमाई ज्यादा रहने का लेखा जोखा पेश किया जाता है, तब इसे डेफिशिएट बजट कहा जाता है। इस तरह के बजट में सरकार एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने के लिए ज्यादा खर्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उधार लेकर सरकार जन कल्याण के लिए पूरा काम करती है और उसे ज्यादा खर्च करने की योजना भी बनाती है। भारत जैसे विकासशील देश में इस तरह का बजट पेश किया जाता है। ये ग्रोथ को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। लेकिन अगर बात नुकसान की जाए तो इसमें सरकार बिना मतलब चीजों पर खर्च बढ़ा सकती है। हालांकि आमतौर पर दुनिया भर के देश घाटे का बजट ही पेश करते हैं। दरअसल दुनिया के बहुत कम देश हैं जिनका बजट घाटे की बजाय मुनाफे का होता है, और भारत उन्हीं देशों में से एक है। तो भाई बजट यानी साल की फाइनेंशियल डिटेल्स, जिसमें खर्च और इनकम को 3 पार्ट में दिखाया जाता है। इसमें कंसोलिडेटेड फंड,
आकस्मिक निधि और लोक लेखा आता है। और अगर सरकार संसद में बजट पेश नहीं करेगी तो वो खुद मजबूर हो जाएगी, यानी फिर उस केस में सरकार संचित निधि से फंड नहीं निकाल सकती, क्योंकि सरकार का सारा खर्च इसी संचित निधि से चलता है और इसके लिए सरकार को संसद से इजाजत लेनी पड़ती है। और अगर बात आर्टिकल 267 के बारे में की जाए तो इसमें आकस्मिक निधि का जिक्र किया गया है, यानी ये निधि राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहती है और अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए सरकार संसद से मंजूरी लेती है और इसके बाद ही इसका इस्तेमाल कर पाती है। और लोक लेखा निधि से सरकार को कोई मतलब नहीं होता। सरकार को अगर सरकार बचाकर रखनी है तो इसके लिए बजट पेश करना जरूरी है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो खुद सरकार को परेशानी हो सकती है। टेक्निकली देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में विश्वास मत खो दिया है और इसी वजह से पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी जब भी साल का केंद्रीय बजट लोकसभा में पास नहीं होगा तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा खुद सौंपेंगे। हालांकि अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये थी बजट से जुड़ी कुछ ऐसी अहम बातें जो आपका जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी ही तमाम खबरों और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।